हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आप कहाँ पर मौजूद है? आपके अपने प्रिय चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने वीडियो सॉल्यूशन ऑफ वर्क पावर एनर्जी। तो जिन लोगों ने इस पेपर को सॉल्व नहीं किया है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपलोड किया था, लास्ट वीडियो मतलब आपका जो भी मेरी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपलोड किया था, तो वहाँ पर अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो पहले सॉल्व कर लें। या जो लोग पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं तो वो मेरे क्रैश कोर्स की वीडियो को देख के फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उन या फिर ऐसे जो स्टूडेंट है जिनको पहले से वर्क पावर एनर्जी आता है, तो इस वीडियो को भी वो डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे देखना है, बस जो जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसको पोज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद में फॉलो द सॉल्यूशन, राइट। और कल वाले लेक्चर के अंदर, और कल मैं लेने वाला हूँ किसका टेस्ट, कल अपने पास आने वाला है सर्कुलर मोशन का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप टेस्ट पेपर डाउनलोड करके उसे सॉल्व करके रखिए। कल मैं सॉल्यूशन के साथ फिर हाजिर होऊंगा, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, है ना। रेडियस r के पाथ के अंदर एक रिजिड बॉडी है ना, जिसका मास मेरे को दिया हुआ है, एक रिजिड बॉडी का मास आपको दिया हुआ है m, वो कहाँ पर मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर, और इसकी स्पीड दी हुई है आपको v। मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी, v, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑलराइट। द फोर्स ऑन द बॉडी इज mv² अपॉन r एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स जो है वो क्या है, टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है ना। टुवर्ड्स सेंटर मेरे पास क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। एंड दैट फोर्स इज व्हाट, f। और f का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो f दिया हुआ है आपको mv, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको फॉर्मूला याद होता है ना, ये क्या है मेरे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी ओवर हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हाफ द सर्कमफ्रेंस मतलब कहाँ जाना है, यहाँ से स्टार्ट करके, है ना। आपका ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका हाफ द सर्कमफ्रेंस, मतलब ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक आने में जो टोटल वर्क डन है वो कितना आएगा, वो मुझे निकालना है। अब देखो टोटल वर्क डन जो होगा, अब ये हर पॉइंट पर अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और फोर्स का टुवर्ड सेंटर, तो यहाँ पर एंगल मेरे पास कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो पहले तो टोटल वर्क डन, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, तो टोटल वर्क डन मेरे पास जो आएगा, टोटल वर्क डन वो क्या आएगा, W1। फर्स्ट पोजीशन मेरे पास ये है। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, सपोज यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आया सर्कुलर पाथ पर, सेकंड पोजीशन पे आया, तो उस वक्त भी अगर आप देखोगे तो फोर्स तो मेरा कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ही चल रहा है फोर्स तो। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, फोर्स हो गया। अगेन एंगल मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री है, सेकंड पोजीशन। और फाइनली जब यहाँ पर आएगा तो उस वक्त भी मेरा फोर्स कहाँ आएगा, टुवर्ड्स सेंटर आएगा उस वक्त भी। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मेरे पास क्या आएगा, अलोंग द टेंजेंट s। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया। तो तीनों ही केस में ये मेरे पास थर्ड पोजीशन हो गई। तो कुल मिलाकर इनिशियल फर्स्ट पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने में जो टोटल वर्क डन होगा, वो सारे वर्क डन को मैं क्या कर सकता हूँ, सारी पोजीशन पे जो वर्क डन है उन सबको, ये तीन पोजीशन ही नहीं होगी, बहुत सारी पोजीशन होगी। और देख सकते हो आप, हर पोजीशन पे वर्क डन मेरे पास, एंगल मेरे पास क्या आएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर एंगल होता है तो वर्क डन मेरे पास क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन क्या होता है मेरे पास, जीरो होता है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन क्या होगा मेरे पास, जीरो। सो टोटल वर्क डन इन दिस केस विल बी व्हाट, जीरो। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है वो क्या है, अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m किलोग्राम इज लिफ्टेड यूनिफॉर्मली बाय अ मैन टू हाइट ऑफ 1 मीटर, है ना। एक बॉडी बना लेते हैं अपन, m मास की एक बॉडी है ना, उसको आपने लिफ्ट अप किया, वन पर्सन इज लिफ्टिंग इट अप, ठीक है। और इसको लिफ्ट अप किया है कितनी हाइट, कितनी मीटर की हाइट पर, 1 मीटर की हाइट तक इसको क्या कर दिया है, लिफ्ट अप कर दिया है। और यहाँ पर जो टाइम लगा इसको लिफ्ट अप करने में, जो टाइम लगा वो कितना है, t = 30 सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अनदर मैन लिफ्ट्स द सेम मास यूनिफॉर्मली टू द सेम हाइट, है ना। अनदर मैन, एक और पर्सन आया, पर्सन नंबर 2, उसने भी क्या करा, इसको सेम हाइट पर लेके गया, कितना, 1 मीटर हाइट पर लेके गया। और यहाँ पर जो टाइम, खुदा ना खास्ता इस बार जो टाइम लगने वाला है वो लग गया भाई साहब ज़्यादा, 60 सेकेंड। ये बोल रहा है द वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशन बाय देम आर इन द रेशियो। दोनों ही केस में वर्क डन का रेशियो निकालना है। क्योंकि यहाँ पर वर्क डन का रेशियो देखोगे तो एक सीधी सी बात है, जब फर्स्ट केस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फोर्स एटलीस्ट बॉडी को ऊपर ले जाने में, तो मिनिमम फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी कितना लगेगा, mg। और यहाँ पर भी फोर्स कितना लगा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरे पर्सन ने भी कितना लगाया होगा, क्योंकि बॉडी को लिफ्ट अप करना है, तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, mg। तो यहाँ पर वर्क डन देखोगे आप, तो यहाँ पर वर्क डन का रेशियो, तो फर्स्ट का जो वर्क डन आएगा W1 वो क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सपोज हाइट h बोल देता हूँ मैं, हाइट h बोल देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा mgh, और एंगल तो मेरे पास क्या है cos 0, एंगल क्या हो गया cos 0, तो ये हो गया फर्स्ट का वर्क डन डिवाइडेड बाय सेकंड का वर्क डन, सेकंड का वर्क डन देखो W2, वो भी क्या होगा फोर्स mg, और ऊपर ही जा रहे हैं अपन h, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos 0, तो देखो यहाँ से मैं क्या होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1:1, सो 1:1 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 1:1 आ जाएगा मेरे पास, थोड़ा अच्छी रेटिंग में जमा के लिख लें अपन, 1:1 विल बी योर करेक्ट आंसर, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि फोर्स F दिया हुआ है आपको, ये फोर्स F दे रखा है, वेयर K इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन। देखो फोर्स क्या वेरिएबल है, फोर्स क्या वेरिएबल, एक चीज समझ में आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट A0, मतलब पार्टिकल जो है वो 0,0 से रवाना होके कहाँ गया है, A,0, ठीक है, A,0 तक गया, ठीक है, उसके बाद देन पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस गया और के कहाँ तक पहुंचा, A, तक पहुंचा, ठीक है, A, तक पहुंच गया, तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स F ऑन द पार्टिकल। देखो टोटल वर्क डन जो होता है, अगर वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स में टोटल वर्क डन आपको लिखना आता है, W इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स F डॉट dr, है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ F डॉट dr। अब यहाँ से देखोगे आप, या FD सिंपल F डॉट dr, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे F डॉट dr मुझे करना है, अब F कितना है यहाँ पर, F देख लो, F फोर्स, अगर मैं F फोर्स को लिखूँ यहाँ पर, तो F फोर्स कितना है माइनस का K, है ना, F फोर्स कितना है माइनस का K वाई आई कैप प्लस, यहाँ से अगर आप लिखोगे और क्या आ रहा है मेरे पास एक्स जे कैप, ये हो गया मेरे पास F, और डॉट प्रोडक्ट लगाकर, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा के dr क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे आप, ये हो जाएगा आपका dx आई कैप, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखवा सकता हूँ चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट, है ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद होगा, नोट्स के अंदर जाके देखना, dy जे कैप, यहाँ से ये आ गया, तो इसको देखो यहाँ से अगर आप लिखोगे टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के तो कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन देखो आप, ये डॉट प्रोडक्ट है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, ये डॉट है, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसको ध्यान से देखोगे तो ये आएगा मेरे पास वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स के अंदर करवाया है, और इस तरह का इंटीग्रेशन जब भी आता है उसको अपन लिमिट अभी लगाएंगे अपन, देखो कहाँ से कहाँ तक है, तो माइनस के, इसको ऊपर लिख सकते हैं, अगर डिफरेंशियल फॉर्म मैंने पढ़ाई थी इस चैप्टर के अंदर, इसको अपन लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, और इसका इंटीग्रेशन फाइनली, और लिमिट क्या आएगी मेरे पास, अब इसको लिखोगे आप, इसके इंटीग्रेशन को लिखोगे आप डी एक्स वाई, और लिमिट क्या, कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, 0 से लेके a तक जा रहे हो, x की लिमिट भी क्या है 0 से 0,0 से कहाँ तक जाना है आपको, a, तक जाना है, कहाँ तक जाना है, लिमिट कहाँ आएगी आपके पास a तक जाना है। तो बस यहाँ पर फाइनली इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर देखो सॉल्व करो, फाइनली क्या आएगा, तो k तो कांस्टेंट हो गया, और डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स वाई ही होता है, ठीक है, और यहाँ पर 0,0 a, और यहाँ पर लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट लगाओ, x कितना है a, और y भी कितना है a, और माइनस लगा के लोअर लिमिट, x कितना है 0, y भी कितना है 0, तो ये फाइनली मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस k a स्क्वायर, क्या आ गया, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, बॉल को रिलीज किया फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, चलो बॉल को रिलीज कर दिया मैंने टॉप ऑफ द टावर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई 0, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ द मोशन। देखो फर्स्ट सेकंड मतलब क्या हो गया, सपोज ये मेरे पास क्या हो गया t इक्वल्स टू 1, ये मेरा फर्स्ट सेकंड हो गया, क्योंकि ये आपके पास क्या है t इक्वल्स टू 0, फिर आप पहुंचे t इक्वल्स टू 2 पे, ये टोटल 2 सेकंड हो गए मेरे पास, और फाइनली मैं कहाँ पहुंचा t इक्वल्स टू 3 पर। आपको किसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट सेकंड में वर्क डन क्या हो गया, ये सेकंड मतलब वर्क डन ये वाला t1 से लेके t2 तक, और थर्ड सेकंड हो गया मेरे पास t2 से लेके t3 तक। वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालना है। देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी के लिए आपको क्या करना होगा, पहले फोर्स तो आपका mg है, आपको पता ही है,
बस डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। तो देखो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैं देखो मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ S1, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल रहा हूँ क्या S2, और फाइनली यहाँ से लेके पूरे नीचे तक वाले डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल देता हूँ क्या S3। ठीक है, अब देखो S1 अगर मुझे S1 लिखना हो, S इक्वल्स टू क्या होगा ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, क्या हो जाएगा 1/2 g और टाइम t 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना g/2। S2 देखो S2 मेरे पास क्या है 2 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये वाला इसलिए लिया है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और जब भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को सीधा u जीरो हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ g और t कितना है मेरे पास 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा हाफ g मल्टीप्लाइड बाय 4। इसको ऐसे रहने देते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। और S3 हो जाएगा मेरा हाफ u तो जीरो है, g और t कितना हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ g और कितना हो गया मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 9, ये हो गया। अब मुझे निकालना क्या है फर्स्ट सेकंड के अंदर वर्क डन। देखो फर्स्ट सेकंड के अंदर वर्क डन क्या है, कलर चेंज कर लें अपन, टीपी टॉप ग्रीन आई वांट। फर्स्ट सेकंड के अंदर वर्क डन देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया S1, तो ये हो जाएगा mg, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया g/2, ये हो गया वर्क डन W1। अब यहाँ पर देखो फोर्स तो तीनों में सेम है, या तो सिंपल आप देख लो यहाँ पर फोर्स अगर तीनों में सेम है तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, फोर्स अगर तीनों में सेम है तो वर्क डन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सिंपली डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, फोर्स भी नीचे है, तो सीधा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले वाला वर्क डन देखो यहाँ पर, तो पहले वाला W, तो W1 जो होगा वो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय S1, कितना हो जाएगा मेरे पास ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय g/2, ये समझ में आ रहा होगा आपको है ना। कांस्टेंट मतलब वही mg लिख दिया है मैंने क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और वर्क डन W2 लिखो आप, W2 आएगा, W2 देखो W2 वर्क डन जो मैंने लिखा है वो यहाँ से यहाँ तक का है, सेकंड के अंदर वर्क डन, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मतलब S2 - S1, ये मैंने उसके अंदर भी करवाया है मैंने, आपको अगर ध्यान हो, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा मेरे पास k मल्टीप्लाइड बाय S2 - S1, तो यहाँ से आप लिखोगे k S2 - S1, देखो कितना हो गया 4, हाफ g तो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा हाफ g एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया 4 - 1, कितना हो जाएगा 3, और W3 देखो यहाँ पर W3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, W3 मतलब ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो S3 में से मैंने S2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो फाइनली कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, ये आ जाएगा k कांस्टेंट तो है ही है, हाफ g तो है ही है मेरे पास, और वो मल्टीप्लाई में देखो 9 - 4 कितना हो गया मेरे पास 5, बस यहाँ से रेशियो निकाल लो, फाइनली रेशियो देखो कितना आएगा, सो W1 is to W2 is to W3 कितना आ जाएगा, देखो दिख रहा है आपको, kg/2 सब में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1:3:5, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सो C विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड फ्रॉम एन एलिवेटर, एलिवेटर के ऊपर लाइट थ्रेड है, ठीक है। द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही जा रहा है भाई। द वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकेंड, वर्क डन बाय द टेंशन निकालना, देखो टेंशन का वर्क डन, पहली बात तो अगर मैं इस लिफ्ट पर बैठ कर देखूंगा, अगर मैं लिफ्ट पे बैठ के सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर g की जगह क्या आ जाएगा, g इफेक्टिव, तो g तो ऑलरेडी था नीचे, लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी घूम के इसको मिल जाएगा नीचे की तरफ, तो क्या आ जाएगा g + k, ठीक है, g इफेक्टिव ही हो गया। तो अब यहाँ पर टेंशन, अब यहाँ पर टेंशन अगर आप देखोगे तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिफ्ट में बैठ के देखोगे तो मुझे ब्लॉक क्या दिखाई देगा, स्टेशनरी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी m मल्टीप्लाइड बाय g + a, या सिंपल इक्वेशन लगा दो आप, t - mg = ma, वैसे भी कर सकते हो आप जैसे आपको जरूरत लगे। तो ये आ गया फोर्स, मुझे टेंशन का वर्क डन निकालना है, तो फोर्स आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कितने t टाइम के अंदर, और u 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ut तो हो गया 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना इसका क्या लिखना है मुझे, हाफ, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a से जा रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर, तो a ऊपर जा रहा है a से ना,
पूरी बॉडी ए से ऊपर जा रही है, ए मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो बस यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, टेंशन भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन सिंपल क्या हो गया, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हो गया। तो टेंशन तो कितना फाइनली कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका एम जी प्लस ए एंड होल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ये हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ आ गया देखो ये एम जी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। टू स्प्रिंग्स हैव देयर फोर्स कांस्टेंट एज K1 एंड K2। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है K1 ग्रेटर देन K2 दे रखा है। व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम कांस्टेंट फोर्स। देखो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स का फॉर्मूला अपने को पता है, F इक्वल्स टू क्या होता है, KX होता है। तो यहाँ पर देखो अगर मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है तो x जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, K के हो जाएगा। मतलब K1 ग्रेटर देन K2 है तो यहाँ पर x1 विल बी लेस देन, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, कम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो अब इसने क्या पूछा है कि नो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन तो होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल वर्क डन इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग के अंदर अलग अलग आएंगे। अब वर्क डन देखो ज़्यादा किस में होगा, यहाँ से जिसके फोर्स तो कांस्टेंट है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन जो होता है फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट x। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो सेकंड का जो वर्क डन होगा दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट का वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, सेकंड से कम होगा। सो मोर वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग। तो सेकंड स्प्रिंग के केस में वर्क डन, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। अ रिजिड बॉडी, अरे समझ में आ रहा भाई, बोर तो नहीं हो गया भाई और मेरी जान, चलो भाई बहुत बढ़िया। A rigid body is acted upon a horizontal variable force which is inversely proportional to the distance covered from its initial position s। देखो horizontal यहाँ पर दे रखा है, फोर्स जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस कवर्ड s। मतलब फोर्स क्या हो गया, फोर्स को अगर मैं लिखूंगा तो ये वेरिएबल हो गया, s के साथ में चेंज हो रहा है, तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। फोर्स क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स के केस में अपन देखें क्या है, वर्क डन, द वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू वर्क डन निकालना है तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन जो होगा F विल बी, F का इंटीग्रेशन क्या कर दो, विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कर दो, है ना। तो इंटीग्रेशन देखो क्या हो गया, तो ये हो जाएगा K अपॉन S ds। K तो कांस्टेंट है, मतलब सॉरी ये ds हो गया ना, dx की जगह सॉरी ds। मैंने ds क्यों लिया, क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट जो है वो s की टर्म्स में है, इसलिए मैंने s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया है। तो k कांस्टेंट है, 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln s, और ये लिमिट कुछ है नहीं है तो क्या आ जाएगा, प्लस c। तो वर्क डन जो आएगा वो क्या होगा, लॉग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, स्क्वायर तो है ही नहीं, स्क्वायर रूट भी है ही नहीं है। सो नन ऑफ दिस। बहुत लोगों ने ये आंसर दे दिया होगा a, सो a विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, a करेक्ट नहीं होगा, लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो d विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट। पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स f फॉर अ टाइम t। ठीक है, एक f फोर्स है वो t टाइम के लिए लग रहा है, ठीक है। इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन इंटरवल t इज, रेस्ट पर है। देखो रेस्ट पर है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। ऑलराइट, अब इसने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम इंटरवल t, मतलब मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मालूम करनी है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है भाई, वर्क डन बाय द फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनली, तो के एफ निकालना है तो के एफ माइनस जीरो फोर्स, फोर्स एफ का वर्क डन निकालना है तो फोर्स तो फोर्स दिया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस को क्या लिख सकते हैं, देखो आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रेस्ट पर है तो यू तो हो गया जीरो प्लस 1/2 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा, मास दिया हुआ है, एम मास के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो हाफ ए, और टाइम दे रखा है टी टाइम के अंदर निकालना है तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो मुझे मालूम करनी है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर
राइट, टी स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये हो गया हमारे पास, हो गया तो स्क्वायर टी स्क्वायर, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 9, ए भाई क्वेश्चन नंबर 9 है ना, जो लोग नए यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो पोस्ट कर करके क्वेश्चन को सोल्व करें, है ना, पोस्ट कर करके करो आप। चलो नेक्स्ट देखो, द ग्राफ बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स एफ एक्ट रेजिस्टिव फोर्स, है ना, क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिव फोर्स दिया हुआ है। रेजिस्टिव फोर्स है मतलब वर्क डन नेगेटिव आएगा, दिमाग में हमेशा ध्यान रखना। एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द पोजीशन ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिगर दिया हुआ है, मतलब एक रेजिस्टिव फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन में। द मास ऑफ द बॉडी इज 25 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 4 मीटर, ओके, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी, देखो डिस्टेंस कवर इसने 4 मीटर किया है, तो फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। देखो फाइनल काइनेटिक, अगेन वो सेम, आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा वर्क डन के इक्वल होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मुझे, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी कितना दे रखा है, 25 किलोग्राम, इनटू कितना है डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई, इनिशियल कितना 2 का स्क्वायर, क्या आ गया मेरे पास 2 का स्क्वायर, ये 2 से ये कैंसिल, इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन का मतलब क्या हो गया, एरिया। यहाँ से जो वर्क डन निकालोगे वो क्या निकालोगे आप, एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पर वर्क डन जो भी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, तो रेजिस्टिव फोर्स है इसलिए मेरे पास एरिया, जो भी एरिया तो नेगेटिव होता नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे को विद नेगेटिव साइन मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो नेगेटिव साइन के साथ में वर्क डन इसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया 0 से 4, 0 से 4 ही क्यों लिया है, क्योंकि 4 मीटर डिस्टेंस के बाद में काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी अपने को, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी हो गई 20, हाइट कितनी हो गई 20, तो ये हो गया मेरे पास 2 2 जा 4, ये हो गया -40। तो देख फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये 25 दूनी 50, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 50 प्लस में हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी 40 माइनस में है, तो फाइनल वर्क डन जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 जूल विल बी योर आंसर, राइट। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट h, एक हाइट h से, बहुत देर हो गई, दूसरा कलर चेंज करें क्या, एक हाइट h से एक पार्टिकल को क्या कर रहे हो आप, प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक पार्टिकल को क्या कर रहे हो आप, प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी इनिशियल वेलोसिटी से, जो भी है ना, h हाइट से, बहुत बढ़िया, अच्छी बात करिए। टेकिंग g टू बी कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी E ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज करेक्टली शोन। वैसे ग्राफ आपको डायरेक्टली वैसे याद आ गया होगा ग्राफ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसका नोट्स के अंदर मैंने बताया हुआ है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो किसी भी पॉइंट पर इसकी स्पीड पता चल जाए तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तो स्पीड क्या होगी, u तो इधर आ गया, इधर तो क्या होगी, जो भी इनिशियल स्पीड है वो u, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल्स टू u प्लस at, u तो 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है -g है, -gt। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये स्पीड v आएगी किसी भी पॉइंट पर, तो v का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आएगा मेरे पास u स्क्वायर प्लस -gt का होल स्क्वायर, मतलब g स्क्वायर t स्क्वायर, ये हो गया, स्पीड आ गई। अब स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो होता है, तो ये स्पीड लिख दी मैंने, दोनों परपेंडिकुलर है, u और -gt। तो फाइनली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E लिखोगे आप हाफ m, वैसे ग्राफ बना रखा है मैंने, बहुत लोगों को डायरेक्ट याद भी होगा, v स्क्वायर मतलब u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो देखो ग्राफ फाइनली मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, हाफ mu स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो u कांस्टेंट स्पीड से मैंने फेंका है, प्लस हाफ m, ये हो गया g स्क्वायर t स्क्वायर। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे एनर्जी E का सिंगल पावर है और t का मैक्सिमम पावर कितना है 2, मतलब पैराबोला बनेगा, और पैराबोला भी क्या बनेगा, सिंगल पावर के सिमेट्रिक, और मूव भी कहाँ खुलेगा, पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव साइन है, और ये कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ क्या होगा, ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर, तो ग्राफ का मुंह कहाँ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलना चाहिए, ऊपर की तरफ देखो कहाँ खुल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर खुल रहा है। तो जिन लोगों को ग्राफ प्लॉट नहीं करना आता, मोशन वन डायमेंशन के अंदर मैंने ग्राफ समझाया है, तो अगर लोग भूल गए हो तो मोशन वन डायमेंशन का मेरा वीडियो देख लेना, और मैंने ग्राफ समझा रखे हैं। ओके, कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि अ बॉडी मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड ओवर डिस्टेंस x। ठीक है, एक बॉडी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है
ठीक है, उसकी स्पीड दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, कैन बी स्टॉप्ड, है ना, x डिस्टेंस के बाद में क्या है, दैट कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस x इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, है ना, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर k थी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी 2k, डबल कर दो तो हाउ लॉन्ग विल इट गो बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये कितना, इसको मैं बोल देता हूँ s, कितना दूर जाएगी वो मुझे यहाँ से मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या, स्टॉप होने के बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इधर भी फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी 0। इफ रिटार्डिंग फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, रिटार्डिंग फोर्स क्या है, अनचेंज, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो कहीं रिटार्डिंग फोर्स है। देखो सिंपल सा है, हमेशा जब भी स्पीड चेंज हो रही है और कुछ फोर्स की बात हो रही है तो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम को याद रखें आप, है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया डेल्टा के वर्क, यहाँ पर क्या रिटार्डिंग फोर्स है तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस का एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या ले लेता हूँ के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिया हुआ है इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया। एक इक्वेशन ये आ गई, इधर देखो इधर भी लगा हो गया तो इधर भी क्या आएगा, रिटार्डिंग फोर्स वही है, डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है एस जो मुझे मालूम करना है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या है मेरे पास, फाइनल 0 है और इनिशियल मेरे पास कितना है इस बार 2k है। तो ये इक्वेशन मेरे पास 1 आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करो आप 1 और 2 को डिवाइड कर लें अपन, यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं अपन, तो अपना क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो f से f कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा s अपॉन x इक्वल्स टू 2k में 2k अपॉन k में k कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया 2, तो फाइनली s जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स x, ये हो गया मेरे पास, तो 2x विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, इस ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन मतलब क्या दे रखा है, इस ब्लॉक के mg की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना, mg 10 न्यूटन, 10 न्यूटन मतलब क्या हो गया, सीधा mg दे रखा है आपको, ठीक है 10 न्यूटन। डाउन अ स्मूथ कर्व सरफेस, ये भी ये कर्व सरफेस से जा रहा है, ठीक है, जॉइंट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, आगे जाके हॉरिजॉन्टल सरफेस आ रहा है, ठीक है, द रफ सरफेस इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहाँ पर जो भी रफ सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है आपको 0.2 दे रखा है। इफ द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ट्रैक फ्रॉम अ पॉइंट 1 मीटर अबव, ठीक है, हाइट दे रखी है, द डिस्टेंस इट विल मूव ऑन द रफ सरफेस। देखो ये रफ सरफेस हो गया, यहाँ पर कितनी डिस्टेंस मूव करेगा स्टॉप होने के बाद में, वो डिस्टेंस मुझे मालूम करनी है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के अंदर भी, तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत खतरनाक लग रहा हो तो वर्क ऑफ एनर्जी का वीडियो जाके देखना, आपको वहाँ से बहुत ही सुंदर लगने लग जाएगा, अति सुंदर लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क, हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कंजर्वेटिव वाला जो फोर्स होता है वो उधर जाके क्या बन जाता है, मतलब कुल मिलाकर टोटल वर्क डन क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट तो है नहीं है तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आएगा नहीं है, हाँ यहाँ पर कंजर्वेटिव का वर्क डन आएगा क्योंकि mg लग रहा है, प्लस यहाँ पर और क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शनल का वर्क डन भी आएगा। तो कंजर्वेटिव फ्रिक्शन ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से ड्रॉप अगर ऑब्जेक्ट को किया है तो इनिशियल मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी 0, तो इनिशियल 0 हो गया, और फाइनली यहाँ पर अगर स्टॉप कर रहे हो आप, अगर फाइनली यहाँ पर स्टॉप कर रहे हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड भी क्या हो गई, स्पीड भी क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। तो देखो यहाँ पर कंजर्वेटिव का वर्क डन लिखोगे, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है, mg यहाँ रखो कंजर्वेटिव का, बहुत बढ़िया थैंक यू। कंजर्वेटिव का वर्क डन कितना है यहाँ पर mg, और नीचे कितने से आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन होता है माइनस, फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये आ जाएगा म्यू और mg मल्टीप्लाइड बाय x, जो x मुझे मालूम करना है, और ये वर्क डन मेरे पास क्या आएगा, अगर आपको यहाँ से समझ में आ रहा हो तो वर्क डन जो आएगा मेरे पास क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, है ना, वर्क डन मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 क्योंकि स्टॉप हो गया और इनिशियली ड्रॉप किया है तो वो भी क्या हो गया मेरे पास 0। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करो, टोटल वर्क डन को 0 कर दो आप, टोटल वर्क डन क्या कर दो, हाँ अमृत है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से mg उधर जाके कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो म्यू x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1, तो यहाँ से फाइनली मेरे को क्या निकालना था यार, भूल गया मैं तो यार, हाँ x निकालना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 अपॉन म्यू, और म्यू कितना है मेरे पास 0.2 है शायद, है ना, म्यू 0.2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 5 मीटर विल बी योर आंसर, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हेलो, आगे समझ में गया, चलो नेक्स्ट देखें आप।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि अ स्मॉल मास स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। भाई साहब बहुत बढ़िया, देखो लाइन की फैसिलिटी है ना यार सॉफ्टवेयर, इसलिए ठीक है। मेरे पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, कितनी स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ मैं एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर वो कितना थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, बहुत बढ़िया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, इस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है मेरे को म्यू दे रखा है, और म्यू क्या है, वेरिएबल है, देख लो यहाँ पर म्यू नॉट एक्स है, बहुत बढ़िया। एक्स इज द डिस्टेंस थ्रू विच द मास स्लाइड्स डाउन, ठीक है, मास जो है वो एक्स डिस्टेंस स्लाइड डाउन होगा, ओके, म्यू नॉट हो गया, कांस्टेंट हो गया, ऑलराइट। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास बिफोर इट स्टॉप्स, और जब ये स्टॉप हो जाएगा, अब स्मॉल मास यहाँ पर अगर मैं रखूँ, स्मॉल मास, ये जो भी मास है मेरे पास, अगर इस स्मॉल मास को देखोगे यहाँ पर, अब इसको स्टॉप करना है। देखो स्टॉप करने के लिए मेरे पास अगेन क्या है, जब इसको स्टॉप करोगे तो यहाँ पर वर्क डन जो भी होगा, इनिशियली रेस्ट से ही रिलीज किया, रेस्ट पर, ये फाइनल भी रेस्ट पर, जब भी इनिशियल भी रेस्ट फाइनल भी रेस्ट, सिंपल सीधा क्या कर दो, टोटल वर्क डन को जीरो कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सेम वही हो गया, यहाँ पर फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे, एक तो मेरे पास लग रहा है कंजर्वेटिव, और एक लग रहा है मेरे पास फ्रिक्शन, एक्सटर्नल एजेंट तो कुछ है ही नहीं है। इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 - 0, अभी थोड़ी बहुत पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही है, कंजर्वेटिव का वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पर देखो कितना फोर्स लग रहा है, mg है ना, कंजर्वेटिव के फॉर्म में यहाँ पर mg का जो कंपोनेंट होगा उसको नीचे लेके आएगा, तो वो क्या हो गया mg, और नीचे कितनी x डिस्टेंस में लेके आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो देखो मेरे पास क्या हो गया, mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये हो गया मेरे पास कंजर्वेटिव का वर्क डन। फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा। अब फ्रिक्शन में यहाँ पर म्यू क्या है, वेरिएबल है, म्यू वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर, जब भी म्यू वेरी होती है तेरा फ्रिक्शन का वर्क डन भी वेरी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू एम जी, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू एम जी, तो म्यू कितना है, म्यू नॉट एक्स एम जी कॉस थीटा। अगर आपको ये ध्यान हो, मेरे वीडियोस देखो जाके यार ना, वीडियोस देखो बहुत से समझ में आएंगे। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, ये तो हो गया म्यू, ये तो हो गया म्यू, और ये कितना हो गया एन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास एक्स, है ना, और इसका तो ये मेरे पास क्या है, ये तो हो गया मेरे पास फोर्स, है ना, अरे समझ में आ रहा है क्या हो गया, और ये डिस्प्ले किसका, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, सॉरी डीएक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डीएक्स। बस इसको पोज कर करके इसको करो, पोज करके करो आप हमेशा इसको, एक मिनट पोज करके करो, है ना, क्वेश्चन को हमेशा पोज करके करो आप, मैक्सिमम फायदा होगा, पोज करके क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो ये हो गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वल टू कर दो आप 0, तो देखो फाइनली एम जी तो उधर जाके क्या 0 हो जाएंगे, हटा दो यहाँ से एम जी और एम जी उधर जाके 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, एक्स साइन थीटा, है ना, क्या बचा, एक्स साइन थीटा माइनस म्यू नॉट कॉस थीटा, तो कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा का साइन थीटा मत कर देना इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो म्यू नॉट कॉस थीटा कांस्टेंट, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से x, एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली देखो मेरे पास कितना आ गया, अब यहाँ पर देखो तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट x बाई 2, है ना, म्यू नॉट x बाय 2, और cos थीटा को इधर नीचे ले लेता हूँ मैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मुझे क्या निकालना है, शायद x निकालना है ना, तो यहाँ से देखो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास x, तो x विल कम आउट टू बी व्हाट, तो x देखो यहाँ पर कितना आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 tan थीटा बाय म्यू नॉट, ये आ जाएगी मेरे पास 2 tan थीटा बाय म्यू नॉट, देखो a विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, पोज करके करो, हाँ मजा आ गया। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, बॉडी को कहा आपने, एक सर्टेन हाइट से क्या करा है आपने, ड्रॉप करवाया, ठीक है, इस बॉडी को एक सर्टेन हाइट से आप ड्रॉप करवा रहे हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ गई, 0। व्हेन इट लूजेज u अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी v। देखो एक तो ये लूज, अगर जब नीचे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो तो क्या होगी, डिक्रीज, और अपने को एक चीज़ पता है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज। और अपने को ये भी पता है कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी जो होती है ना, कोई भी किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए अपने को एक चीज़ पता है, कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी हो गई, है ना, किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, है ना, फ्री फॉलिंग
फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फ्री फॉलिंग में क्या होता है मेरे पास, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है मेरे पास क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर टोटल एनर्जी मेरे पास कांस्टेंट रहेगी तो देखो यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ, जितना एनर्जी के अंदर लॉस हुआ होगा, जितना कितना लॉस इन यू अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आएगा तो लॉस किसके अंदर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हो रहा होगा, तो लॉस है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लॉस अगर आप निकालोगे तो लॉस इक्वल्स टू गेन। लॉस किसके अंदर, जो भी लॉस इन एनर्जी हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा गेन किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जितना लॉस होगा उतना काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन होगा। टोटल एनर्जी मुझे क्या रखनी, कांस्टेंट रखनी है। लॉस कितना हुआ है, यू का, माइनस यू मत कर देना क्योंकि ऑलरेडी लॉस बोल रहा हूँ, यू का लॉस है ऑलरेडी। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन कितना होगा, इनिशियली तो क्या है, जीरो है काइनेटिक एनर्जी, फाइनली गेन कितना हुआ, सपोज हाफ एम, और स्पीड कितनी बोल रखा है इसने v, तो क्या पूछा है मास, तो मास m इक्वल्स टू कितना आ गया, सिंपल क्वेश्चन है ये 2u अपॉन v स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2u अपॉन v स्क्वायर। सो a विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो, जिन लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज वीडियो जाके देखें आप, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी u, एक स्टोन को वर्टिकली अप विद वेलोसिटी u मैंने प्रोजेक्ट किया, रिचेज अप टू अ मैक्सिमम हाइट h, ये यहाँ से कितनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया है ना, ये h हाइट है, ऑलराइट। व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 3h/4, जब ये 3h/4 हाइट पर है, जब ये स्टोन कहाँ पर है, 3h/4 हाइट पर है, जब स्टोन आपका कहाँ पहुँच गया, अगर यहाँ पर देखोगे स्टोन कहाँ पहुँच गया, जब ये स्टोन कहाँ पहुँच गया आपका 3h/4 हाइट पर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस पॉइंट पर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम करनी है। देखो, अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, जब भी कोई फ्री फॉलिंग बॉडी होती है ना, तो उसका टोटल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों मेरे पास, दोनों का सम मैंने अभी बताया था कांस्टेंट रहता है, और वो किसके बराबर होता है, हमेशा mgh के बराबर होता है। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, हमेशा mgh के बराबर होती है। कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है उसका ध्यान रखिए आप, हमेशा ज़्यादा याद रखो mgh के बराबर होती है। अब इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूँ u कितनी होगी, 3h/4 हाइट है तो ये हो जाएगा mgh, h कितना हो गया मेरे पास 3h/4, ये हो गया मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अब देखो अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mg 3h/4 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg 3h/4 इससे बची हुई ये कितनी 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो गया 1/4। बस इस पॉइंट पे दोनों एनर्जी आ गई, दोनों का रेशियो निकाल लो। देखो यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लिया, बस यहाँ पर देखो क्या कट रहा है, तो mg h/4 h/4, तो u अपॉन k का रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया 3:1, तो यहाँ से k और u का रेशियो देख लो कितना आ जाएगा, तो k अपॉन u आ जाएगा आपका 1:3। सो c विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। कहीं भी अटक रहे हो वीडियोस को जाके देखना, क्रैश कोर्स में जो वीडियोस मैंने बनाए हैं चैप्टर के, वीडियो जाके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि स्प्रिंग, ओ भाई तू चुप हो जाए, a spring when stretched by 2 mm its potential energy becomes 4 जूल। देखो किसी भी स्प्रिंग को, है ना, कोई भी मेरे पास स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग मेरे पास ये नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से स्ट्रेच करके, है ना, इतना स्ट्रेच करके मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है, एक्स से मैंने अगर स्ट्रेच कर दिया इसको, तो इसके अंदर जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है वो स्प्रिंग के अंदर कितनी होती है, ये अपन ने पढ़ा था हाफ kx², ठीक है। के कॉन्स्टेंट, अभी ये बोल रहा है 2 mm से स्ट्रेच किया तो एनर्जी कितनी होगी 4 जूल। इफ इट स्ट्रेच्ड बाय 10 mm इट्स पोटेंशियल एनर्जी तब कितनी होगी, तो देखो u जो होता है वो लिख सकता हूँ मैं, k/2 तो कांस्टेंट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया x², तो देखो u मुझे निकालना है और एक्चुअल में u कितना दिया हुआ 4 जूल, तो u अपॉन 4, u के कॉरस्पॉन्डिंग जो x है वो कितना है 10 mm है, तो 10 mm का स्क्वायर, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग x कितना है 4 का स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 100/4। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक मिनट, क्या गड़बड़ कर दी, एक मिनट, अच्छा 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर से सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये सिंपल कितना आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी सिंपल कितनी 100 जूल। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है
A spring of spring constant K is placed horizontally on a horizontal surface is compressed against a block of mass m placed on the surface so as to store maximum energy in the spring. मतलब कुल मिलाकर मेरे पास क्या है, ये फिक्स्ड है ना, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस सो एज टू स्टोर मैक्सिमम एनर्जी. क्या दिया हुआ है कि रफ सरफेस के ऊपर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है यूजिंग दिस m ब्लॉक, ठीक है, जो भी है. चलो आगे बढ़े. इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये मेरे पास सरफेस है, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के बीच में कितना म्यू है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ड्यू टू फोर्स ऑफ स्प्रिंग. फोर्स ऑफ स्प्रिंग की वजह से जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं कर रहा है. देखो देखो स्प्रिंग की वजह से स्लाइड नहीं कर रहा है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सोचो आप, तो यहाँ पर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा है ना स्प्रिंग, तो यहाँ पर मैं अगर मैं देखूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है आपका, यहाँ से अगर आप देखोगे एक्सटर्नल फोर्स आपका कितना लग रहा होगा k इंटू एक्स, और उसको अपोज करने वाला फोर्स, उसको अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स वो कितना होगा, म्यू एम जी के बराबर होगा. अभी बोल रहा है कि डज नॉट स्लाइड, ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से स्लाइड नहीं कर रहा है ना, स्लाइड नहीं है ना. इफ नो स्लाइड, अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, इफ नो स्लाइड, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स और दोनों को क्या कर सकते हो, आप इक्वल कर सकते हो. तो म्यू एम जी जो होगा वो क्या होगा, के एक्स के इक्वल हो जाएगा. एक इक्वेशन में यहाँ पर बना सकता हूँ, स्लाइड को यूज कर लिया. अब इसने पूछा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था, क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर. बस यहाँ पर आप क्या करो, तो ये 1/2 के एक्स, एक्स यहाँ से लिख लो आप, कितना हो गया म्यू एम जी अपॉन के, मतलब म्यू एम जी मतलब म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. तो के से ये के कैंसिल हो गया, आंसर देख लो, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k. सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट. मतलब जहाँ कहीं भी अटक रहे हो वीडियोस जाके देखना आप, और क्वेश्चन को जल्दी जो पहली बार आए हैं वो पोस्ट कर करके देखें आप, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैंने बहुत तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं स्टैंडर्ड, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दे रखा है. अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, करो पोस्ट करो, पोस्ट करो, पोस्ट करके करो. A body of mass m dropped from a certain height, ठीक है. एक मेरे पास m मास की बॉडी है, सर्टेन हाइट से मैंने ड्रॉप किया है, मतलब उसकी u की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है. लाइट वर्टिकल फिक्स्ड स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस क्या है, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट स्ट्राइक्स अ लाइट वर्टिकल स्प्रिंग. देखो वर्टिकल स्प्रिंग है, चलो बहुत बढ़िया, वर्टिकल स्प्रिंग है. इसका स्टिफनेस मतलब k की वैल्यू दी हुई है, और ये किसी हाइट से मैंने इसको, तो ये हाइट मेरे को दी हुई है भाई साहब, ये h. द हाइट ऑफ इट्स फॉल बिफोर टचिंग द स्प्रिंग, हाइट ऑफ इट्स फॉल बिफोर टचिंग द स्प्रिंग इफ द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू, मतलब ये h मुझे निकालना है अगर मैक्सिमम कंप्रेशन है ना, जैसे ये ब्लॉक जो है ना, इस ब्लॉक को मैं प्रॉपर बना लेता हूँ. अगर ये जैसे ये ब्लॉक है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे ये मेरे पास ब्लॉक, ये मेरा m ब्लॉक हो गया, ठीक है. ये m ब्लॉक जैसे यहाँ पर आएगा, इसको स्प्रिंग को क्या करेगा, ये सोचें आप, ये स्प्रिंग को क्या कर देगा, स्प्रिंग को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, है ना. इस लेवल से स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस हो गई है. अगर ये कंप्रेस हो गई है तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा वो मुझे मालूम करना है, एक्स मैक्स, ठीक है. ये एक्स मैक्स मुझे मालूम करना है. अब देखो यहाँ पर अगर आप सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर अब ये सिंपल सा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, अब सोचना है यहाँ पर. ये मेरे पास अगर यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या हो गई, फाइनल पोजीशन. ये मेरे पास क्या है, इसको बोल दो आप फाइनल पोजीशन. ये मेरे पास क्या हो गई, फाइनल पोजीशन. और ये मेरे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन. जब भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ आप ट्रैवल करो तो हमेशा आप क्या करो, वहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करो. सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करो आप. तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या, अब यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है. तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है और एक mg लग रहा है. तो जब भी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होता है तो टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है उसको फाइनल पॉइंट पर टोटल एनर्जी के आप इक्वल कर सकते हो. अब इनिशियल पॉइंट पर टोटल एनर्जी देखो कितनी है, mg. इसको रेफरेंस लेवल सेट कर दो. दूसरे मैंने हमेशा बताया है आपको, एक वाले को आप क्या कर दो, एक पोजीशन को हमेशा क्या कर दो, रेफरेंस लेवल पे सेट कर दो. तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg h, ये तो हाइट हो गई h प्लस x मैक्स, mg h प्लस x मैक्स. एक मिनट निकालना क्या है यार, h निकालना है ना.
एक्स मैक्स तो दिया हुआ है आपको, है ना, एक्स मैक्स दिया हुआ है, एक मिनट, एक्स मैक्स आपको दिया हुआ है ना, ये रहा एक्स मैक्स 3 mg/k। चलो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास एक्स मैक्स, ठीक है। और तो ये मेरे पास क्या है, इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि ड्रॉप किया है, और फाइनली जब यहाँ पर पहुंचेगा तो रुक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, और स्प्रिंग और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी हो जाएगी, सिर्फ स्प्रिंग वाली, कितनी, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। बस यहाँ से आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, इसका मैं आंसर लिखवा देता हूँ आपको, भले मैं इसकी कैलकुलेशन करो यार भले, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या रखोगे, वैल्यू सारी पुट करोगे, देखो मेरे पास क्या हो गया, ये mg और ये हो गया h प्लस एक्स मैक्स हो गया मेरे पास कितना, 3 mg/k, है ना। इसका आंसर देख लो, इसका आंसर लिखवा देता हूँ मैं, कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन टाइम कौन वेस्ट करेगा यार, ठीक है। इक्वेशन मैंने लिखवा दी है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका आंसर लिख लो आप, इसका आंसर आ जाएगा a, सॉल्व कर लेना इसको आप, है ना, सॉल्व करने पर आपका a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर h निकालना है, मुझे h निकालना है ना, इसको इधर उधर करके कर लेना है यार ना, ठीक है। सो a इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो आप 19, क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेशन नहीं करूँगा यार, तो टाइम आपका भी सेव हो जाएगा, ताकि आपको भी टाइम वेस्ट कम हो। 2 इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू 2 एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग। देखो क्या दे रखा है, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग के एंड पर 2 मास दिए हुए हैं, एक मास इधर है, एक मास इधर है, ये 2 मास हो गए मेरे पास, ऑलराइट। स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे पास कितना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है। द मास आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय लेंथ x। मास को पुल्ड आउट किया, मतलब दोनों को इधर उधर की तरफ खींचा मैंने ना, इसको उधर की तरफ खींचा, तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया, स्प्रिंग के अंदर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया दोनों को खींचने की वजह से, वो कितना आ गया, x, ठीक है, ओवर इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट है x, इलोंगेशन जिसको आप बोल रहे हो। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास ड्यूरिंग द अबव स्ट्रेचिंग इज। हर मास का कितना वर्क डन आएगा, सपोज देखो दोनों का वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि दोनों मास मेरे पास क्या है, सेम फोर्स, 2 इक्वल मासेस है, दोनों मासेस मेरे पास क्या इक्वल है, m मास ये रहा मेरे पास और m मास मेरे पास ये रहा। स्ट्रिंग कौन सी, मासेस आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली पुल्ड आउट है, तो यहाँ पर अगर इसका वर्क डन w है तो इसका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, दोनों का वर्क डन क्या रहेगा, w। तो टोटल वर्क डन अगर आप लिखोगे, है ना, स्प्रिंग का, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्प्रिंग का वर्क डन, है ना, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एनर्जी टोटल वर्क डन मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है वो आपको अगर याद हो वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कौन, मतलब स्प्रिंग के वर्क डन मैंने यहाँ पर क्या लिए, डब्ल्यू, दोनों के डब्ल्यू, क्योंकि वही मुझे निकालना है, ठीक है। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, मैंने डब्ल्यू जो है वो वर्क डन बाय स्प्रिंग ही एज्यूम किया है, और स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन मतलब कंजर्वेटिव का वर्क डन, तो पहली स्प्रिंग का वर्क डन डब्ल्यू है, दूसरी स्प्रिंग का वर्क डन अगर डब्ल्यू है इक्वल्स टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखो नेचुरल ये हो गया मेरे पास 2w इक्वल्स टू यू इनिशियल, यू फाइनल तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स से स्ट्रेच हुई है, और इनिशियली मेरे पास क्या नेचुरल लेंथ में थी, देखो लिखा हुआ कहीं यहाँ पर क्या है, फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ थी, तो वो इनिशियली तो क्या है, कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, तो ये हो गया मेरे पास। तो फाइनली मेरे पास वर्क डन w इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। जहाँ कहीं भी कॉन्सेप्ट में अटक रहे हो फिर वीडियो को जाके देखो आप, है ना, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जाके देखो, जो मैंने क्रैश कोर्स का वीडियो बना रखा है, पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है ना, उसको जाके देखो, समझ में आएगी चीज़ें, 100% आएगी। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, अ रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 0.5 किलोग्राम हिंज्ड एट वन एंड इज इनिशियली हैंगिंग वर्टिकल। आपको क्या बना, एक रोड है ना, एक रोड है भाई साहब, बहुत बढ़िया, एक रोड आ गई, एक रोड है, ठीक है। इस रोड को मैंने क्या कर रखा है, एक यहाँ पर हैंग किया हुआ है, ठीक है। 1 मीटर एल ले लेता हूँ, बाद में अपन इसको एल की वैल्यू पुट कर देंगे, एल लेंथ की है, और इसका मास दे रखा है, रोड का मास दे रखा है 0.5 किलोग्राम, ठीक है भाई, जो भी दे रखा है समझ में आ गया। इसने क्या बोला, द अदर एंड इज नाउ, अदर पहला एक एंड तो यहाँ पर हिंज्ड है, फिक्स्ड है, दूसरे एंड को रेज्ड स्लोली अंटिल इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मतलब इसको आपने स्लोली मतलब आपने ऊपर खींचा है, अंटिल इट मेक्स एंगल 60 डिग्री, जब तक कि इसका एंगल 60 डिग्री नहीं हो जाता। इसका एंगल कितना, 60 डिग्री।
फ्रॉम वर्टिकल, कहाँ से बनाना है, वर्टिकल से एंगल बनाना है 60 डिग्री। तो ये मेरे पास वर्टिकल से क्या हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया। चलो बहुत बढ़िया। रोड की लेंथ थोड़ी सी ऊपर रहेगी, थोड़ा फील आ जाएगा आपको ऊपर ले जाते हुए, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या, ये लेंथ अभी भी एल है, रोड की लेंथ तो एल ही है ना मेरे पास। अब इसने क्या बोला, द रिक्वायर्ड वर्क इज, अब यहाँ पर वर्क डन कितना किया, वर्क डन कितना हुआ। देखो इसको स्लोली अगर ऐसे लेके जा रहे हो, देखो यहाँ पर अब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना है, तो जो भी एक्सटर्नल एजेंट है उसका वर्क डन मुझे यहाँ पर मालूम करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाना है, इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन, हमेशा क्या करो, वर्क एनर्जी। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन प्लस कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है mg, कंजर्वेटिव का वर्क डन। और देखो और क्या लग रहा है, एक्सटर्नल लग रहा है, कंजर्वेटिव लग रहा है, इसके अलावा कुछ लग रहा है क्या, कुछ भी नहीं लग रहा है ना, नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं। फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या आएगा, जब कंजर्वेटिव लेफ्ट में होता है तो यहाँ पर के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखो फाइनल भी क्या है मेरे पास, फाइनल भी क्या है, रोक दिया अपन ने वहाँ पर 0, और इनिशियल भी क्या है, रुकी हुई थी, तो ये भी क्या है मेरे पास 0, तो ये टोटल मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब देखो यहाँ से, हे भगवान, हो भगवान, देखो और तो WE, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस WC के बराबर हो जाएगा। WC को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी थोड़े से पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था अपन ने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, डेल्टा U होता है, माइनस डेल्टा U होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको एक लेवल को रेफरेंस ले लो, तो ये मेरे पास रेफरेंस लेवल है, तो यहाँ से ये वाली हाइट देखो कितनी होगी, ये वाली हाइट देख लो कितनी होगी, तो ये वाली हाइट निकालो सबसे पहले, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट देखो कितनी होगी, ये हो जाएगी आपके पास कितनी, L cos थीटा है ना, ये पूरी लेंथ L है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लेंथ क्या होगी, L cos थीटा, तो ये वाली लेंथ, सॉरी हाँ सही है ना, सही बात है, L cos थीटा, और ये हो जाएगी L माइनस L cos थीटा। ठीक है, अब मुझे एनर्जी लिखनी है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे अपन यहाँ पर। तो वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पर, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको देखना पड़ेगा रोड की पोटेंशियल एनर्जी आप कहाँ से मेजर करोगे, उसके सेंटर ऑफ मास से, उसके सेंटर ऑफ मास कितना है, L/2 डिस्टेंस पर है, सेंटर ऑफ मास कितना है यहाँ पर, L/2 डिस्टेंस पर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो अब देखो, तो पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg, ये रोड कितनी हाइट पर है, L माइनस L cos थीटा हाइट पर है, ठीक है, तो mg, और सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर है, सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे ये वाली, अब मुझे क्या चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए ना, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इनिशियली यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया मेरे पास, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये मुझे चाहिए। अब ये वाली लेंथ कैसे निकाल सकते हो, इसका सिंपल सा फंडा है भाई, ये अगर ये कितने से ऊपर गया है, L माइनस L cos थीटा से ऊपर गया है ना, तो सेंटर ऑफ मास कितने से जाएगा, सेंटर ऑफ मास का L/2 पर है, तो ये कितने से, तो सेंटर ऑफ मास कितने से ऊपर जाएगा, L/2 माइनस L/2 cos थीटा से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा mgh, ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी फाइनली, और फाइनली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या हो गई, 0, तो ये हो गया मेरे पास वर्क डन। तो यहाँ से मेरे पास अब वैल्यू पुट कर दो, आप यहाँ पर फाइनली वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो देखो फाइनली वैल्यू पुट करोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, m कितना है 0.5, g कितना हो गया 10, और L/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, लेंथ दे रखी है आपको 1, और ये मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर करोगे 1 माइनस L/2 कॉमन ले लिया था मैं, तो 1 माइनस cos 60 होता है 1/2, तो ये हो गया 1/4, तो 5/4 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 5/4 है ना, 5, ये 0.5 इंटू 10 5 हो गया, और ये 1 माइनस हाफ 5/4, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। इसको समझ लेना आप, ये तो इसकी सिमेट्री से ये वाली हाइट भी निकाल सकते हो आप, है ना, इसका ये सेंट्रल मास ये मेरे पास ये हो गया, ये L/2 है ना, यहाँ से, तो ये पूरा ये भी क्या है मेरे पास, ये L/2 है, तो यहाँ से ये वाली लेंथ देख लो, ये कितनी होगी, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये वाली लेंथ कितनी होगी, L/2 cos थीटा, और ये टोटल कितना है, L/2 है, तो L/2 में से L/2 cos थीटा माइनस करोगे तो ये आ जाएगी लेंथ, ये लेंथ आ जाएगी, सिंपल, वैसे भी कर सकते हैं आप, है ना, कैसे भी समझ सकते हो, जैसे समझना आपको, राइट। चलो 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, देखो कि कार ऑफ मास m इज ड्रिवन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। कार जो है भाई, बहुत बड़ी कार बना दी मैंने यार, थोड़ी और
थोड़ी इज्जत करनी पड़ी कार की भाई, थोड़ी इज्जत रख लो भाई, इज्जत। बस बना दिया, हे भगवान, अब ठीक है यार। हाँ, यम 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 अ कार ऑफ मास एम ड्रिवन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है भाई, अलोंग ए स्ट्रेट लेवल रोड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स एफ, मतलब इधर फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स आर लग रहा है, ऑलराइट ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज वी, मतलब जब इसकी वेलोसिटी ऑफ कार वी है, द रेट एट विच इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क, रेट एट विच इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क, मतलब पावर निकालना है, मुझे पावर निकालना है। देखो वेलोसिटी, जब वेलोसिटी ये है तो उस वक्त पावर का फॉर्मूला क्या होगा, इंजन जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ एफ, इंजन के फोर्स को क्या करोगे, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, एफ इंटू पावर का फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन, एफ इंटू वी, ये भी पढ़ा है अपन ने, पावर का फॉर्मूला अपन ने एफ इंटू वी भी पढ़ा है। तो देखो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर देखोगे, अब मुझे एफ निकालना है। अब देखो इस पर, अब इंजन, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंजन का फोर्स एफ लग रहा होगा इधर, है ना, इंजन का फोर्स एफ यहाँ पर लग रहा होगा, ये एफ बोल रहा हूँ, इंजन का फोर्स एफ। तो देखो यहाँ पर नेट फोर्स अगर लेफ्ट राइट डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या आएगा, एफ माइनस रेजिस्टिव फोर्स आर, इक्वेशन क्या लिख सकते हो, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर, आर प्लस एम ए, एफ आ गया। तो पावर लिखनी है, तो पावर क्या हो गया, एफ इंटू वी, एफ मतलब कितना हो गया, आर प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन एंड होल मल्टीप्लाइड बाय वी, दिस इज व्हाट इज पावर। क्या आ गया मतलब, सी इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, राइट। कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, वीडियोस को वापस जाके देखें आप, ठीक है, 100% समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, सेम क्वेश्चन आएगा। देखो ब्लॉक, इस बार ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इस बार, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू, मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है ना, वो दे रखा है म्यू, यहाँ पर जो भी मेरे पास क्या है, रफ सरफेस है, म्यू दे रखा है। द पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट एट द टाइम t फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब एक्सटर्नल एजेंट मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पर एक फोर्स लगा, ये एक्सटर्नल एजेंट, इस एक्सटर्नल एजेंट का पावर डिलीवर्ड कितना है ना, एक्सटर्नल एजेंट का पावर डिलीवर्ड कितना है, तो अपन यहाँ पर देखो, और वो भी टी टाइम के बाद में, तो सिंपल पावर का फॉर्मूला मेरे पास, मैंने क्या बोला, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी भी क्या आएगी आफ्टर टी टाइम, वेलोसिटी भी क्या आएगी, वेलोसिटी अगर यहाँ पर लिखोगे ये भी क्या आएगी आफ्टर टी टाइम, वेलोसिटी भी क्या आएगी आफ्टर टी टाइम। तो यहाँ से देखो अब मुझे फोर्स लिखना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, फोर्स तो सिंपली आएगा एफ, नेट फोर्स लिखो राइट डायरेक्शन में, तो एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा एफ एस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शनल फोर्स अपना कितना होता है, म्यू एन कितना हो गया, मास इनटू जी, एम जी इक्वल्स टू कितना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ से अब देखोगे, देखो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ से फोर्स आ गया मेरे पास, देखो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, तो एफ आ जाएगा मेरे पास म्यू एम जी प्लस एम इंटू ए, ये आ गया मेरे पास क्या, फोर्स। अब मुझे निकालनी वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, तो वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम v इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास कितनी है, 0 है ना, मास कांस्टेंट एक्सेलरेशन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोएफिशिएंट मतलब शुरू में, मतलब शुरू किया होगा तो 0 ही होगा क्योंकि u कुछ दिया हुआ नहीं, 0 और प्लस ए टी, तो तो वेलोसिटी कितनी आ गई, a इंटू टी, तो f को v से मल्टीप्लाई कर लो आप। तो यहाँ से देखो पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स आ गया आपके पास म्यू एम जी प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो आ जाएगा मेरे पास फोर्स, और पावर आ जाएगी मेरे पास a इंटू टी। भाई साहब कहाँ है, ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है, म्यू एम जी प्लस एम है, ए टी बाहर कहाँ है भाई, इधर भी है प्लस, इन दोनों में से एक ऑप्शन है देख, म्यू एम जी प्लस, हाँ ये डी, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो जहाँ कहीं भी अटक रहे हो कॉन्सेप्ट जाके देखो, फिर देखो, अगर पढ़ा हुआ भी है तो फिर जाके देखो, लिस्ट आउट करो, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। क्योंकि वर्क पावर एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये इसकी शाखाएं हर चैप्टर में फैली हुई है ना, बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर को आप। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23, क्या है, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए गिवन फोर्स इज गिवन बिलो, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स अप टू टाइम टी लेस देन इक्वल्स टू टी नॉट, ये टी नॉट देगा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया मैंने, ए सी बी डी, मतलब मार्किंग सही है, ये ऊपर नीचे हो गया बस, है ना। वर्क डन, देखो ग्राफ का, पीटी ग्राफ का वर्क डन क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया, वर्क डन जब भी देखना हो
देखो पीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व देखो, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा मुझे, P मल्टीप्लाइड बाई टी देगा। मैंने चेक करना बताया मोशन वन डायमेंशन के अंदर जब ग्राफ पढ़ाया था मैंने, एरिया अंडर द कर्व किस फिजिकल क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन देता है तो मैंने वहाँ समझाया था आपको, ठीक है। तो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना होता है, वर्क डन होता है, मतलब एरिया ही मुझे क्या देगा, वर्क डन देगा। अब मैं टी से इधर जा रहा हूँ, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो सपोज मैं यहाँ तक बढ़ा तो देखो वर्क डन क्या होगा, इतने एरिया के बराबर। थोड़ा और आगे बढ़ा, अब वर्क डन क्या होगा, इस पूरे एरिया के बराबर। थोड़ा और आगे बढ़ा, अब वर्क डन क्या होगा, पूरे इतने बड़े एरिया के बराबर। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। सो ऑलवेज इंक्रीज, सी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। आपको सी मिलेगा ना, ऊपर नीचे लिख दिया, बी नहीं है सी है ये। तो ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीज जहाँ भी है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय यू, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, वेयर फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू, अगर आपको ध्यान हो, वो होता है माइनस डी यू बाई डी आर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर। और इसको क्या करना है, फोर्स आपको जीरो दे रखा है तो बस डी यू बाई डी आर को क्या कर दो, आप जीरो कर दो। तो डी बाई डी आर किसका, u का, और u कितना है, a अपॉन आर स्क्वायर माइनस b अपॉन आर इक्वल्स टू जीरो। डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन आर, a तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जाके पढ़ो आप, ये होगा -2 अपॉन आर क्यूब। आर को ऊपर ले जाओ, पावर कितनी हो जाएगी, -2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, पावर -3 हो जाएगी, नीचे ले लिया मैंने। सीधा याद रखो 1 अपॉन आर स्क्वायर का -2 अपॉन आर क्यूब, सीधा याद रखो। और माइनस बी कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर का होता है -1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको भी सीधा याद रखो, इसका होता है -1 अपॉन आर स्क्वायर। वही पावर ऊपर लेके जाओगे, लोग मत कर देना इसका है ना, इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर देखो कैंसिल क्या हो रहा है ना, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर हो जाए कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो तो फाइनली यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना, ये आ जाएगा माइनस का 2a अपॉन आर, और इधर आ जाएगा प्लस का b, शायद सही लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू जीरो। मुझे क्या पूछा इसने, वैल्यू ऑफ r निकालना है, तो देखो यहाँ से हो जाएगा तो 2a अपॉन आर इक्वल्स टू b, तो r इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2a अपॉन b। सो c विल बी योर करेक्ट आंसर, c क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यार लिखते लिखते मेरी उंगली जल गई नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, पोज करके करो। वाओ क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास 50 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, म्यू पॉइंट डायग्राम दिया हुआ है, समझ में आ रहा होगा। द ब्लॉक स्ट्राइक्स अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k, ठीक है, विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। देखो अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, जब इसको कंप्रेस करेगा, सोचना इधर कंडीशन क्या होगी, इसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, ये इसकी ये, तो ये मेरे को निकालना है, ये पूछा ना इसने मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब ये x मुझे मालूम करना है। अब देखो जब कंप्रेस हुआ तो कंप्रेस होने से पहले इसकी, अब यहाँ पर कुल मिला के ये जब भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा, सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। अब यहाँ पर वर्क डन देखो क्या है, एक्स्ट्रा एजेंट तो है ही नहीं, तो क्या होगा, कंजर्वेटिव का वर्क डन प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन, जो होगा वो किसको चेंज कर देगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। अब फ्रिक्शन का वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया भी था, है ना। कंजर्वेटिव उधर जाती है मेरे पास क्या, के की जगह ई बन जाता है, अलग अलग फॉर्म्स अपन ने डिस्कस की थी। अब फ्रिक्शन का वर्क डन देखो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन क्या लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, म्यू एम जी, नेगेटिव आता है वर्क डन, तो माइनस का म्यू एम जी, ये तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्योंकि स्प्रिंग जितना डिस्प्लेस करेगी वही तो होगा वर्क डन, बराबर
फाइनल काइनेटिक, फाइनल एनर्जी, फाइनल जब होगा तो यहाँ पर देखो फाइनली एनर्जी कितनी आएगी मेरे पास, फाइनली मेरे पास एक तो पूरा रेफरेंस लेवल पर है, एक ही रेफरेंस लेवल पर है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे पास क्या आएगी, हमेशा जीरो ही रहेगी। तो यहाँ पर एनर्जी दो ही तरह की है, एक तो स्प्रिंग की एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो फाइनली स्प्रिंग की एनर्जी लिखो यहाँ पर कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ब्लॉक जीरो हो चुका है, ये काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की जीरो, और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है, बस इसको सोल्व करो अब यहाँ से। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो देखो फाइनली मेरे पास कितना आ रहा है, इसको सोल्व करते हैं अपन, देखो कितना हो गया, इसको सोल्व करते हैं अपन, कितना हो गया, देख सब एक साथ ले लो यार, ये कहाँ कुछ हो रहा हो तो इसको देखो हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना है भाई, के दे रखा है क्या, के नहीं दे रखा, 100, हाफ के और एक्स स्क्वायर हो गया तेरा, निकालना है मुझे एक्स स्क्वायर, ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा है, फिर म्यू एम जी एक्स लिख रहा हूँ मैं, प्लस म्यू कितना है 0.1 एम जी हो गया तेरा 500 म्यू एम जी, और एक्स निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम, मास कितना है 50, और स्पीड कितनी है 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, वही सब, और क्या है, कुछ कट रहा है क्या, हाई, ये 50 से 100 हो गया, 50 दूनी 100, इधर से भी 100 और इधर से भी 100, तो देख फाइनली क्या आएगा यहाँ पर, देख इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर उधर 2 हो जाएगा, 2 उधर कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर और 2.1 से मल्टीप्लाई 5, मतलब 5.5, ये हो जाएगा एक्स, और उधर कितना है 1 है, तो ये -2 इक्वल्स टू 0, इसके वो ले लो, दो कितने होंगे, इससे 1, एक तो नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी इस पर 1 मीटर, इसको सॉल्व कर लेना है यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू आई थिंक 1 मीटर इज योर करेक्ट आंसर, आई थिंक 1 मीटर ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट दोस्तों। तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए आई थिंक, राइट। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मुझे प्लीज़ कमेंट करना, आज मैंने बोर्ड पे नहीं पढ़ा के यहाँ पर पढ़ा है, तो मुझे इसके कमेंट करना क्या आप इसमें कंफर्टेबल हैं, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी दे पाऊंगा, है ना, क्योंकि बोर्ड के अंदर मेरे को क्या एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसमें मेरे को थोड़ा कम टाइम लग रहा है, तो आपके लिए थोड़ा इजी भी है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन से मतलब है आई थिंक, है ना। तो ये आपके सॉल्यूशन है, राइट। सो कल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सर्कुलर मोशन डाल दिया है, आपको कल क्या करना है, सर्कुलर मोशन का पेपर सॉल्व करके कल वापस हाजिर होना है, मैं फिर हाजिर होऊंगा सॉल्यूशन लेके, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, राइट। बस सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल वापस मिलते हैं सेम टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।